नमस्ते। MKN यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। आज के इस सेशन में हम अपने पर्यावरण के बेसिक्स को एकदम क्लियर करेंगे। हम कुल 6 हिस्सों में बात करेंगे, संसाधनों की मूल परिभाषा से लेकर उनके प्रकार, दुनिया में उनके बंटवारे और आखिर में कुछ सवाल जवाब के साथ अपने ज्ञान को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा। आखिर हमारे आसपास की कोई चीज एक संसाधन यानी रिसोर्स बनती कैसे है? आप जरा प्रकृति की इस असीम ताकत के बारे में सोचिए। प्रकृति में वो सब कुछ शामिल है, जीवित और निर्जीव, जो इंसानों के बिना भी अपना वजूद रखता है। जैसे गोवा का ये शानदार दूध सागर वाटरफॉल, जो प्रकृति की इस बेतहाशा अनियंत्रित शक्ति को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्रकृति की हर चीज संसाधन नहीं होती। कोई भी चीज संसाधन तभी कहलाएगी जब वो 3 बहुत ही सख्त शर्तें पूरी करे। पहला, हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, उसे इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और तीसरा, हमारा समाज और संस्कृति उसे स्वीकार करे। अगर ये तीनों बातें नहीं हैं तो वो बस पर्यावरण का एक हिस्सा मात्र है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन इन संसाधनों का सही से मैनेजमेंट करने के लिए हमें इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना होगा। यहाँ सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि कोई चीज दोबारा बनने में कितना समय लेती है। एक तरफ है हमारे नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। ये कभी खत्म नहीं होते, बस शर्त इतनी है कि हम इनके प्राकृतिक तालमेल को न बिगाड़ें। दूसरी तरफ हैं गैर नवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला या पेट्रोलियम। आपको पता है, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। मतलब इनकी एक सख्त एक्सपायरी डेट है जो एक न एक दिन खत्म होनी ही है। अब पूरी दुनिया इस फर्क को बहुत गहराई से समझ रही है। हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हम जमीन के अंदर गहरे दबे सीमित जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर हमारे ठीक ऊपर चमक रहे सूरज की उस असीमित ऊर्जा को अपनाने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ये सच में हमारे समय का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वितरण और इसके प्रभाव। एक बात तो तय है कि प्रकृति ने अपना खजाना दुनिया के नक्शे पर बराबर बराबर नहीं बांटा है, और यही असमान बंटवारा हमारी पूरी दुनिया की रूपरेखा तय करता है। इसी की वजह से प्राचीन काल में वुड्स स्टील जैसे बड़े व्यापारिक नेटवर्क बने। लेकिन यही असमानता कई बार कावेरी नदी के पानी के बंटवारे जैसे गंभीर तनाव भी पैदा करती है। और क्या आपने संसाधन के अभिशाप या रिसोर्स कर्ज के बारे में सुना है? सिर्फ खदानें होने से कोई देश अमीर नहीं बन जाता। इस अभिशाप से बचने के लिए गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और लोगों की स्किल्स में निवेश करना बिल्कुल जरूरी है। अब बात करते हैं भाग 4 की, स्थिरता और प्राचीन ज्ञान। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार भविष्य के सस्टेनेबल उपाय खोजने के लिए हमें अपने अतीत की गहराइयों में झांकना पड़ता है। उदाहरण के लिए 10वीं सदी के सुरपाल के वृक्षायुर्वेद को ही ले लीजिए। ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज भी सिखाता है कि मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिक्स फार्मिंग कैसे करें। इसके अलावा लोक संग्रह की फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि हमें इस धरती के एक समझदार केयरटेकर की तरह काम करना चाहिए और सबके भले के लिए अपनी स्वार्थी इच्छाओं से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, शब्दावली यानी अंग्रेजी से हिंदी के कुछ खास शब्द। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों पर नजर डालते हैं। अगर हम इकोलॉजी पर कोई भी गहरी चर्चा करना चाहते हैं तो इन शब्दों का मतलब जानना बहुत काम आता है। जैसे सस्टेनेंस का मतलब है जीविका, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दोहन, फीजिबल यानी व्यवहार्य, रीप्लेनिश्ड मतलब फिर से भरना, और रीजनरेटिव मतलब पुनर्योजी। मेरी सलाह होगी कि आप इन शब्दों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये आगे चलकर बहुत काम आएगा। और अब भाग 6। चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर से हमने क्या क्या सीखा। हम कुछ बहुत ही सीधे और सब्जेक्टिव सवालों के जरिए अपने ज्ञान को परखेंगे। तो पहला सवाल, चलिए अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालते हैं। प्रकृति का कोई हिस्सा औपचारिक रूप से एक संसाधन कब बनता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन इसमें तीनों शर्तों का होना जरूरी है।
प्रकृति का कोई भी तत्व संसाधन तब बनता है जब हम अपनी जीविका के लिए उसका इस्तेमाल करें और वो तकनीक से आसानी से मिल सके, आर्थिक रूप से फायदेमंद हो और हमारी संस्कृति उसे खुशी-खुशी अपना सके। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। प्रकृति के इन बेशकीमती उपहारों को हम किन-किन मुख्य तरीकों से बांट सकते हैं, यानी उन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इसका सही जवाब है, हम उन्हें इंसान की ज़रूरत के हिसाब से बांट सकते हैं, जैसे कि जीवन के लिए, सामग्री के लिए या ऊर्जा के लिए। या फिर हम उन्हें इस आधार पर बांट सकते हैं कि वो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल। इस तरह बांटने से हमें इन संपत्तियों का बेहतर साइंटिफिक मैनेजमेंट करने में काफ़ी मदद मिलती है। सवाल नंबर 3, जरा उस नाजुक प्राकृतिक संतुलन के बारे में सोचिए। ऐसे कौन से काम हैं जो एक कभी ना खत्म होने वाले नवीकरणीय संसाधन को भी खत्म होने की कगार पर ला सकते हैं? इसका जवाब है प्रकृति के दोबारा बनने की लय, यानी उसके नेचुरल रिदम को तोड़ना। सोचिए, अगर हम जंगल से पेड़ उस रफ्तार से काटने लगें जो उनके उगने की रफ्तार से कहीं ज्यादा हो, तो क्या होगा? हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकतें और अंधाधुन औद्योगिकरण इस प्राकृतिक चक्र को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। चौथा सवाल, हमने पहले संसाधन के अभिशाप की बात की थी। कोई ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का भंडार वो इस अभिशाप से कैसे बच सकता है? इसका सॉलिड जवाब है अपनी टेक्नोलॉजी, लोगों के ज्ञान और उनके स्किल्स में भारी निवेश करके। सिर्फ खदानों पर निर्भर न रहकर। एक अच्छी गवर्नेंस और सही प्लानिंग ही ये पक्का करती है कि संसाधन सिर्फ एक बार का मुनाफा न बने, बल्कि समाज का हमेशा के लिए विकास करें। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल। प्राचीन ग्रंथों में दिए गए लोक संग्रह के विचार को ध्यान में रखते हुए क्या सच में अब वो वक्त आ गया है जब हमें सबके भले के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर उठना चाहिए? इसका जवाब है एक बिल्कुल जोरदार और स्पष्ट हाँ। इस धरती को और इसके संसाधनों को बचाने के लिए हमें प्रकृति के उसी सहज ज्ञान की तरफ लौटना ही होगा जो असल में दुनिया की सबसे बेहतरीन रिसाइकलर है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सप्लेनर की पीडीएफ के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन चेक करें। और हाँ, ऐसे ही त्वरित और अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।